आज के इस लेक्चर में हमने डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं, कहता है एन एंटिटी स्क्वायर्स कंपनी परचेज अ 3-year bond on 1st January 2010 at a cost of rupees 5 million with an annual interest of 5%, which is also the effective interest rate payable on 31st December annually। एक कंपनी है हमारे पास स्क्वायर्स कंपनी के नाम से, जिन्होंने एक 3 years बॉन्ड यानी कि 3 साल की मेच्योरिटी का एक बॉन्ड परचेज किया 1st January 2010 पे, और इसकी कॉस्ट है 5 मिलियन, यानी कि इसकी फेस वैल्यू परचेज प्राइस 5 मिलियन है, और इस पे एनुअल इंटरेस्ट यानी कि एनुअल कूपन है 5%, और यही इस बॉन्ड का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। रीजन बीन कि हमारे पास ना यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना यहाँ पे कोई परचेज के वक्त प्रीमियम या रिडेम्पशन है, ना मेच्योरिटी के वक्त कोई प्रीमियम रिडेम्पशन है। तो जो हमारी कूपन या इंटरेस्ट की पेमेंट है वही हमारा रिटर्न है। तो 5% कूपन रेट है, 5% हमारा आईआरआर का रेट है। हर ईयर एंड पे हमें कूपन रिडीम होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी। कहता है अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल एसेट ऑन द बेसिस दैट इट इज क्लासिफाइड टू बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट on the assumption that it passes the necessary test and has been properly designated at initial recognition। तो हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के तहत इस बॉन्ड की अकाउंटिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग समझानी है। तो सिंपल सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कंपनी का नाम है स्क्वायर्स कंपनी। अब मैं क्या कहते हैं जनरल एंट्रीज ड्रॉ कर लेता हूँ इस सवाल में। जनरल एंट्रीज ड्रॉ करने के लिए सर सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2010 पे ये बॉन्ड परचेज किया, तो डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट और कैश इन बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से 5 मिलियन से। 5 मिलियन का हमने ये बॉन्ड परचेज किया, तो 5 मिलियन से डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब हर ईयर के एंड पे हमें इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव होगी और हमें इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी होगी, तो इसके लिए मैं एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेता हूँ। फिर तो 3 साल की इस बॉन्ड की मेच्योरिटी है 1 जनवरी 2010 पे हमने परचेज किया, तो पहले साल का आखिर 31 दिसंबर 2010, दूसरे साल का आखिर 31 दिसंबर 2011 और तीसरे साल का आखिर 31 दिसंबर 2012। इस बॉन्ड को हमने इनिशियली कैपिटलाइज किया 5 मिलियन पे। अब 5 मिलियन का 5%, 5 मिलियन का 5% हमारा कूपन रेट और आईआरआर का रेट है। तो 5 मिलियन का 5% बनता है हमारे पास 0.25। उतना ही हमें कूपन पेमेंट यानी कि कैश फ्लो रिसीव हुआ, तो -0.25, यानी कि क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू, क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट भी आ गई 5 मिलियन। सेकेंड और थर्ड ईयर में भी ऐसे होगा कि 0.25 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम, 0.25 का इंटरेस्ट की रिकवरी, इंटरेस्ट की पेमेंट हमें रिसीव होगी। दूसरे साल के आखिर में भी अमोर्टाइज कॉस्ट 5 मिलियन, तीसरे साल की ओपनिंग 5 मिलियन, तीसरे साल की इंटरेस्ट इनकम, तीसरे साल की कूपन पेमेंट, और तीसरे साल के आखिर में भी अमोर्टाइज कॉस्ट 5 मिलियन। तो अगर मैं इसकी सिंपल इंटरेस्ट की और मेच्योरिटी पे जनरल एंट्रीज बनाऊं, तो पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2010 पे हमारे पास कैश रिसीव होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट दैट इज 0.25 मिलियन, और हमारे पास अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के हिसाब से दूसरे साल में इंटरेस्ट इनकम भी कितनी है 0.25 मिलियन। तो कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम हमारी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, दैट इज 0.25 मिलियन। अब सेकंड ईयर में भी 31 दिसंबर 2011 पे भी इंटरेस्ट की यही एंट्री बनेगी, और थर्ड ईयर में भी 31 दिसंबर 2012 पे भी इंटरेस्ट की कूपन की सेम यही एंट्री बनेगी। तो ये हम कॉपी कर देंगे दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में। तीसरे साल के आखिर में फाइनली हमारा ये बॉन्ड मिच्योर हो गया, रिडीम हो गया, तो 31 दिसंबर 2012 पे हमारी इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न हो जाएगी। तो हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा 5 मिलियन, और डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 5 मिलियन। तो ये सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी, ना यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना यहाँ पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट का इम्पैक्ट है। डे वन पे हमने फेस वैल्यू पे बॉन्ड को बाय किया, 3 साल तक इंटरेस्ट इनकम कूपन की पेमेंट अर्न की और रिसीव की, और 3 साल के बाद ये अकॉर्डिंगली मेच्योर हो गया। तो सिंपल तो सवाल था, आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू।